हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबको पता है कि हम सब सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में सीटीपी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इस दौरान मैं आप लोगों के साथ में 21 क्लासेस डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये 22 क्लासेस है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर है जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आए हुए हैं। इसकी पीडीएफ आंसर सहित प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों के साथ में क्लासेस की जितनी भी पीडीएफ होती है वो शेयर कर लेती हूँ। और जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो आप लोगों को मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सीडीपी के क्वेश्चंस है और जो है वो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका का सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। यानी पाठ्य पुस्तक के लिए कौन सी एक बात ठीक है। वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। तो देखिए, पाठ्य पुस्तकों में से कोई भी एक बात ठीक है। वैसे तो सारी ही बातें ठीक होती है सीडीपी में, हम लोगों को चारों ही ऑप्शन बेस्ट लगते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन चूज हम लोग करते हैं तो ये क्या होता है। पाठ्य पुस्तक क्या होती है। पाठ्य पुस्तक एक संसाधन होता है और इसका उपयोग एक संदर्भ सामग्री के रूप में हम लोग करते हैं। तो 16 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। यानी कि जो एनसीएफ 2005 है वो क्या चीज शो करती है। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत और मानवतावाद। भाई भारतीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क जो है वो कंस्ट्रक्ट होने पर बिलीव करती है। और कंस्ट्रक्ट आप लोगों को कहाँ दिख रहा है तो वो हो जाएगा आप लोगों का बी, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म पर फोकस करती है एनसीएफ 2005। यानी कि इसका राइट आंसर होगा रचनावाद, यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर। कक्षा में बच्चों को प्रेरित कब समझा जाता है। यानी कि क्लासरूम के अंदर बच्चे मोटिवेटेड है, बच्चे को प्रेरित कब समझेंगे। जब वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखे, सभी उपस्थिति में नियमित हो, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हो और वे अच्छी तरीके से वर्दी पहने स्कूल में आते हो। भाई बच्चे क्लासरूम में मोटिवेटेड कब होते हैं पढ़ने के लिए। तो बच्चे क्लासरूम में मोटिवेटेड तब होते हैं जब वो जो है वो टीचर से क्वेश्चंस करते हैं, टीचर से क्वेरी करते हैं, टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं और उनके आंसर जानने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, उनके बच्चे मोटिवेटेड कब रहते हैं। जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए क्वेश्चंस पूछते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको कोई डाउट है, उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उसको, तो वो टीचर से उस क्वेश्चन का आंसर, उसका उसका एक्सप्लेनेशन जानने के लिए क्या करेंगे, बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे। अगर बच्चे को उत्सुकता है, अगर वो मोटिवेटेड है, पढ़ने में इंटरेस्टेड है, तो बच्चे को पढ़ाई में भी इंटरेस्ट आएगा तो वो कोई भी चीज को ध्यान से पढ़ेगा। जब ध्यान से पढ़ेगा तो उसको डाउट भी आएगा, डाउट आएगा तो वो टीचर से पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं 19 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि बच्चों का जो अधिगम होता है उसमें सुधार करने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या हो सकती है। शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। शिक्षक को वास्तविक जीवन परिस्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ में बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। नियमित मूल्यांकन परीक्षा लेनी चाहिए। भाई अधिगम में सुधार करना है तो क्या करेंगे, भाई व्याख्या करना है। अब यहाँ पर ये बात तो ठीक है कि उदाहरण और चित्र का उपयोग करेंगे, लेकिन व्याख्या करेंगे ये बात ठीक नहीं है, इसलिए पहला कट हो जाएगा। कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री हो। भाई जरूरी नहीं है कि क्लासरूम में अगर सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होगी तो अधिगम में सुधार हो जाएगा, नहीं। कुछ अधिगम सामग्रियां को या कुछ शिक्षण सामग्रियां जिसकी बालक को आवश्यकता है, आवश्यकता के अनुरूप शिक्षण सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। वास्तविक मूल्यांकन परीक्षा, भाई बार बार एग्जाम करवाना तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो अधिगम में सुधार करने के लिए क्या करेंगे, शिक्षक जो है वो बच्चों को उसके रियल लाइफ से कनेक्ट कर देंगे और उनसे बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ में कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 19 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। तो यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरीके की मदद करता है। यानी अनुशासन क्या है, मेन रूप से यही पूछा है। चुप्पी साधे रहने के लिए, यानी कि चुपचाप बैठे रहो, कुछ नहीं बोलना है।
ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। भई बच्चों को तो हम मोटिवेट करते हैं कि आप लोग क्वेरी करिए, क्वेश्चन पूछिए, तो चुप रहेंगे बच्चे तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। शिक्षकों को निर्देश देना, भाई टीचर को क्यों निर्देश देंगे? टीचर तो खुद निर्देश देगा। बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करना, भाई रटकर याद करना ये तो कोई अपने आप में अच्छी बात नहीं होती है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। बल्कि हम क्या करेंगे कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसकी पढ़ाई को एक तो हम लोग जो है वो रेगुलर करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, और हम जो है एज अ टीचर होने के नाते हम बच्चों को क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। मॉनिटर का मतलब यहाँ पर वो क्लासरूम में जो बच्चा मॉनिटर होता है उसकी बात नहीं हो रही है, हम खुद मॉनिटर करेंगे एज अ टीचर। हम खुद जो है वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे और हम खुद उनका ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 20 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 21 नंबर, आनुवंशिक और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरीके से जो है वो निर्धारित रहती है। भाई हम लोगों को पता है कि आनुवंशिकता और पर्यावरण जो होती है वो दोनों ही डिपेंड करते हैं बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। इन्होंने तो बोल दिया केवल जीन यानी केवल आनुवंशिकता, तो ये नहीं होगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे में किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है, तो ये तो केवल पर्यावरण की बात हो गई, क्योंकि पौष्टिक आहार तो पर्यावरण से मिलता है ना, तो ये भी नहीं होगा। पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई यहाँ पर क्या आ रहा है कि केवल पर्यावरण का योगदान है। यहाँ पर दो तीन नेगेटिव वर्ड है, एक तो हो गया पर्यावरण, एक हो गया केवल। और पर्यावरण केवल भाषा विकास में, भाई पर्यावरण केवल भाषा विकास में सहयोग नहीं करता, पर्यावरण और भी चीजों पर डिपेंड करता है, तो थर्ड भी नहीं होगा। नेक्स्ट है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। बात बिल्कुल ठीक लग रही है कि विकास के कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो आनुवंशिकता पर और कुछ अन्य जो होते हैं वो पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। तो यहाँ पर 21 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता? कौन सी बात ऐसी है जो ठीक नहीं है? बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। बच्चे अपने पर्यावरण पर अनुक्रिया करते हैं, भाई ठीक है, पर्यावरण से एक है और बच्चे सीखते हैं। विकास गुणात्मक चरणों में होता है। हम लोगों को पता है कि जीन पियाजे ने इसकी कितने स्टेजेस दी है, 4 स्टेजेस दिए हैं, चरण बताए हैं जो है वो पियाजे के द्वारा विकास के। तो यहाँ पर कौन सी एक बात गलत है जीन पियाजे के अनुसार? तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीनों ही बातें ठीक है। कौन सी बात ठीक नहीं है? कि निरंतर अभ्यास करने से अधिगम होता है, तो ये जो बात है वो ठीक नहीं है। तो 22 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विकास की एक सीमा नहीं है? यानी कि कौन सी एक सीमा नहीं है, यानी पूर्व संक्रियात्मक विकास के बारे में कौन सी एक बात ठीक है? सबसे पहला आता है प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहम मान्यता, अनुक्रमणिकता और ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रतीकात्मक विकास का विचार का विकास। तो 23 का हो जाएगा, ए विल बी राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्न कारणों में से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो खेल होते हैं वो बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो एक ऑप्शन कौन सा गलत है? यह उनकी उन इंद्रियों को उचित उत्तेजित करता है, बात तो ठीक लग रही है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। वे नए कौशल हासिल करने और सीखते हैं जब उन्हें कब कब उपयोग किया जाए, यानी कि वे नए नए कौशल सीखते हैं, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, ये भी बात ठीक है। तो बच्चों के लिए खेल बहुत आवश्यक होता है। ये उनकी इंद्रियों को भी उत्तेजित करता है, नए कौशल भी सिखाता है और शरीर भी अच्छा होता है। लेकिन समय बिताने का यानी टाइम पास करने का एक अच्छा तरीका है कि भाई हम खेल खेलेंगे तो हमारा केवल टाइम पास होगा। तो टाइम पास करने के लिए खेल खिलाना, ये कोई हमारा खेल खिलाने का उद्देश्य नहीं है। तो 24 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? कौन सा कथन है जो बच्चों को गंभीर यानी कि बच्चे जो है वो सोच में पड़ जाएंगे? सही जवाब क्या है? भाई इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे कि ये है क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए, तो बच्चे सोचेंगे नहीं, बच्चे को तो याद है, वो बता देगा। क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? अगला आता है, विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं और क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? भाई बच्चा अगर उत्तर जानेगा तो बता देगा, नहीं जान रहा होगा तो नहीं बताएगा। तो इसमें बच्चा गंभीर रूप से सोचेगा नहीं।
पहला भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। क्या आप इसी तरीके की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? भाई सोचने पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है, बच्चे गंभीर रूप से नहीं सोचेंगे, बच्चे को वैसी की वैसी सिचुएशन कहीं पर भी लगेगी तो बच्चा बता देगा, तो ये भी नहीं होगा। भाई गंभीर रूप से कब सोचेंगे कि बच्चे को अगर हम लोग टास्क दे दें, अलग अलग तरीके से कोई भी क्वेश्चन या कोई भी ऐसी क्वेरी, कोई भी ऐसी डाउट या कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर हम बच्चे को करने के लिए दे दें और बोले कि इसी एक्टिविटी को, इसी क्वेश्चन को, इसी क्वेरी को, इसी चीज जो हम कर रहे हैं उसको अलग अलग तरीके से करें, यानी एक ही तरीके से सॉल्व नहीं करना है। जैसे प्लस कर रहे हैं, 2+3 को अगर प्लस कर रहे हैं तो सिर्फ इसी मेथड से मत करो, आप इसके अलग अलग तरीके बताइए। तो जब अलग अलग तरीके करेंगे ना तो बच्चे इसमें दिमाग लगाएंगे कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, अलग अलग तरीकों को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर 25 का हो जाएगा, सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा कथन ऐसा है जो प्रगतिशील शिक्षा का अच्छा वर्णन करता है? थीमेटिक इकाइयां, नियमित इकाई परीक्षण और रैंकिंग। भाई रैंक करना, लेबल करना ये कोई अच्छी बातें नहीं होती, तो रैंकिंग वर्ड गलत हो गया, लेबल करना गलत हो गया और रैंकिंग गलत हो गया। अब यहाँ पर चाहे आगे वाले कितने भी सही हो, लेकिन यहाँ पर ये एक गलत वर्ड आ गया ना तो ये पूरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे है करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। हालांकि परियोजना विधि इसमें भी है, लेकिन यहाँ रैंकिंग आ रहा है तो गलत हो जाएगा। क्षमता समूह बनाना ये कोई अच्छी बात नहीं है। व्यक्तिगत अधिगम, यहाँ पर अगर हम लोगों को एक ऑप्शन गलत लग रहा है ना तो यहाँ पर ये पूरा ही क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो यहाँ पर हमारा 26 का हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि और सहयोग से सीखना। तो यहाँ पर 26 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है? यानी प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बता रहा है? शिक्षा स्वयं ही जीवन है, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। भाई अगर स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है तो विद्यालय है क्यों? तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि बच्चे बिना विद्यालय के ही सीख जाएंगे। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है। बात तो ठीक है, जीवन ही सच्चा शिक्षक है। भाई जो जीवन अगर सच्चा शिक्षक है तो विद्यालय खोलो ही नहीं, शिक्षकों को बनाओ ही नहीं, सिर्फ जीवन से ही सीख लो, ये तो कोई अच्छी बात। पर प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, वातावरण की बात नहीं हो रही है। तो शिक्षा की बात हो रही है तो शिक्षा से रिलेटेड लेंगे। स्कूल शिक्षा को यथासंभव संभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। जैसे हमारा होता है ना कि ग्रेजुएशन कर दिया, पीजी कर दिया, बीएड कर लिया, एसटीसी कर लिया, अलग अलग डिग्रीज ले ली, तो इनका कहना है, इस ऑप्शन का कहना है कि यथासंभव लंबे समय तक चलाओ, यानी कि और ज्यादा जो है वो पढ़ाई करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, नहीं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। एक लिमिटेशन होती है किसी भी चीज की। तो शिक्षा क्या होती है, एक प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है? तो प्रगतिशील शिक्षा स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को क्या करती है, जो है वो फोकस करती है, उसी को प्रतिबिंबित करने का काम करती है। तो 27 का हो जाएगा, बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? यानी कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो कोहलबर्ग के सिद्धांत के हिसाब से कौन सी एक बात ठीक है? इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं होती है। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में एक स्पष्ट जो है वो धारणा शो करता है। उनके विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। फिर आता है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच में एक सहयोग का समर्थन दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बी भी सही लग रहा होगा और यहाँ पर आप लोगों को जो है वो डी भी सही लग रहा होगा। तो देखिए नैतिक दार्शनिक है बच्चे, ये तो इन्होंने नहीं बोला है। विस्तृत परीक्षण प्रक्रिया ये भी नहीं बोला है। नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच में संबंध स्थापित करता है, लेकिन उससे भी बेस्ट यहाँ पर ऑप्शन है कि यह संज्ञानात्मक परिपक्वता होती है। भाई परिपक्व होता है बच्चा तभी तो वो नैतिक विकास के बारे में, नैतिकता के बारे में सोच सकता है। तो उनके बीच में एक सहयोग को प्रदर्शित करता है। तो 28 का हो जाएगा, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। निकटवर्ती विकास का क्षेत्रफल निकट क्षेत्र संदर्भित करता है। भाई निकटवर्ती विकास के बारे में किसने बताया है? तो वो बताया है हमारे वाइगॉत्स्की ने। क्या बताया है कि निकटवर्ती विकास क्या होता है? उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ में कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। उस सीखने के उस बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है और उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है। भाई निकटतम विकास का क्षेत्रफल क्या होता है कि क्षेत्र किस चीज को संदर्भित करता है कि यह वो संदर्भ होता है जब बच्चे को सही स्तर के साथ में कोई कार्य लगभग स्वयं करे। यानी कि निकटवर्ती विकास का मतलब है कि बच्चा जो है वो सही काम को करने के लिए प्रेरित है और वो उस काम को लगभग जो है वो स्वयं से ही सही कर सकता है। तो यहाँ पर 29 का हो जाएगा,
बी विल बी राइट आंसर। 30 नंबर और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, एक उभयलिंगी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में क्या होता है? तो एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए पुरुष और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। बात तो बिल्कुल ठीक है। दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है? नहीं। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लैंगिक भूमिकाओं का पालन करता है? नहीं। और स्त्री लक्षणों वाले पुरुष को संदर्भित करता है? भाई चौथा ऑप्शन तो फर्स्ट में ही आ गया कि उभयलिंगी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में पुरुष और स्त्री दोनों के ही गुण होते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। तो आज की क्लास में हम लोगों ने अगेन से जो है वो 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।